अब लेट्स टॉक अबाउट द मेन स्ट्रक्चर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अब पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो है कि किस तरह मुख्तलिफ स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, हाउ डिफरेंट स्टेट्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ मुल्कों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको डिटरमिन किया गया। सबसे पहला जो पॉइंट था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम कहते हैं नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस या NDCs, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। कि हर जो मुल्क है वो कंट्रीब्यूट करेगा, उसके अंदर पहले तो उस मुल्क का कंट्रीब्यूशन डिटरमिन किया जाएगा कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा GHGs जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, उनकी एमिशन को कितना एनुअली रिड्यूस किया जाएगा। और 5 साल का जो है वो फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया था कि हर साल हर मुल्क जो है वो अपनी एनुअल NDC रिपोर्ट सबमिट करवाएगा कि वो किस हद तक पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो हर स्टेट के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन था कि वो कितनी परसेंटेज ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रिड्यूस करेंगे एनुअली, उसको वो भी रिपोर्ट में शामिल होगा। और फिर इवेंचुअली 5 साल के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, और हर स्टेट को जो एनुअल कंट्रीब्यूट करना था ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रिड्यूस करने में, वो किस हद तक पूरा हो रहा है। और 5 साल का जो हमारा टारगेट था, जिसको 5 years जो है वो टेक स्टॉक कहते हैं या स्टॉक टेक भी कहते हैं, कि वो किस हद तक हम जो है वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो रहे हैं, और जो चैलेंजेस हैं उसको हम एड्रेस करें। तो ये तो पहला पार्ट था इसका पेरिस एग्रीमेंट का, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का। और इसके लिए कहा गया कि तमाम जो ममालिक हैं, COPs के जो मेंबर हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, दे विल मेक डोमेस्टिक लॉज एंड दे विल मेक अमेंडमेंट्स टू देयर डोमेस्टिक लॉज, कि उनके जो अंदरूनी लॉज हैं, जो उनके मुल्की कवानीन हैं, उनके अंदर वो तब्दीलियाँ करेंगे, और उन तब्दीलियों से जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको अपने नेशनल लॉ का, मुल्की कवानीन का हिस्सा बनाएंगे, ताकि तमाम मुल्कों पे ये बाइंडिंग हो कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये उनके नेशनल लॉज, मुल्की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी होगी। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल हो कि अगर कोई मुल्क या कोई स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो आप उस मुल्क के कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। ये पहला था। दूसरा जो था वो था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्योंकि अफ्रीका के, एशिया के, जनूबी अमेरिका के, साउथ अमेरिका के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि हैवली इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ग्लोबल वार्मिंग से। लेकिन उनके पास दो चीज़ों का इशू है। एक, ना उनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल है, दे डोंट हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ना तो उनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल है कि वो तमाम ये मैयज़ ले सकें। और आपको पता है अफ्रीका में, एशिया में, जनूबी अमेरिका में पहले भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। तो अगर ये कुछ और इंडस्ट्रीज़ को बंद करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे और गुर्बत बढ़ेगी। तो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल जो एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है, उसको एक्सपैंड करने के लिए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया के अमीर मुल्क हैं, वो जो हैं वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देंगे। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, ये तमाम मुल्क जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। तो ये तो था कि हमारे पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि हम इसको एड्रेस कर सकें, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैलेंजेस और प्रॉब्लम हैं। फिर दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि जो हमारी एक ऑब्जेक्टिव है ग्रीन इन्वायरमेंट का, जो जिसको ग्रीन इन्वायरमेंट कहते हैं, कि हम एक उस इन्वायरमेंट की तरफ जाएं जो सस्टेनेबल हो, जो प्रो अर्थ हो, प्रो ह्यूमन्स हो और प्रो अदर स्पीशीज़ हो। उसको अचीव करने के लिए जो हमने मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट करना है, उसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल है। और बहुत से ममालिक जो हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक रीज़न जो है वो फाइनेंशियल है, दूसरी रीज़न इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, तीसरी रीज़न स्टेट्स की पॉलिसीज़ हो सकती है। तो ये इंश्योर किया गया कि हर वो मुल्क
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स अगेन द वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है जो आपकी इन्वायरमेंट को प्योर करने के लिए, सस्टेनेबल करने के लिए ज़रूरी है, तो उसकी ट्रांसफ़र को इंश्योर किया जाएगा। दैट टेक्नोलॉजी, द ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी वुड बी इंश्योर्ड दैट ऑल द स्टेट्स शुड हैव एक्सेस टू ऑल दोज necessary technology and equipment and technological structure which is required to implement the Paris Agreement, but at the same time which is also required to achieve the objective of sustainable environment and green environment of course। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये दूसरा बड़ा फैक्टर था। तीसरा जो फैक्टर था वो था, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था, वो था मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट। जैसे मैंने क्योटो प्रोटोकॉल में बताया कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी कि हर मुल्क इतनी परसेंटेज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज की जो है वो रिड्यूस करेगा, वो फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड नॉट वर्क अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द रीजंस आई एक्सप्लेन। सो इसके लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया और उसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया। पहला प्रिंसिपल जो था वो था जो है अपना अडॉप्टेबिलिटी का, दूसरा प्रिंसिपल जो था वो था इसके अंदर रिडक्शन का, और जो तीसरा प्रिंसिपल था जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो था मिटिगेशन का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मिटिगेशन फर्स्ट। तो मिटिगेशन क्या थी कि हर मुल्क जो है वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को वो मिटिगेट करेगा, वो रिड्यूस करेगा एनुअली और ग्रेजुअली, ताकि उससे उसकी इकोनॉमी भी हार्म ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो और हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये मिटिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हर मुल्क खुद डोमेस्टिकली डिटरमिन करेगा, जैसे नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन की मैंने बात की, उस लिहाज से कि वो कितना इसको जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। दूसरी थी अडॉप्टेबिलिटी, कि हम वो मैकेनिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को भी हार्म ना करें, हर्ट ना करें, और हमारे इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी हो। और उसमें फिर आपके पास अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी और अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, पिन एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि ये वो बुनियादी तौर पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं जो प्रो इन्वायरमेंट हैं, जिससे इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि आप उन नए मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और फिर जो तीसरा था ऑफ कोर्स वो था कि इवेंचुअली जो है हम रिडक्शन की तरफ जाएंगे और रीलोकेशन की तरफ जाएंगे और एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, कि जहाँ पे ये दोनों प्रिंसिपल मिटिगेशन के और अडॉप्टेबिलिटी के पॉसिबल नहीं है, उसमें फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे, रीलोकेशन की तरफ जाएंगे, कि वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमीज़ के लिए और किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ डायरेक्टली जो है वो चैलेंज करती है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को, तो उसके लिए फिर हम ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट होगी, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होगी। तो ये वो मेन ऑब्जेक्टिव थे जो कि जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिटरमिन किया गया, और इसके अंदर 5 साल का टाइम फ्रेम रखा गया कि हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की मीटिंग में हम नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को एनालाइज करेंगे और हर मुल्क अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा, और फिर 5 साल के बाद हम इसका ओवरऑल हॉलिस्टिक एनालिसिस करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट कितना जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, किस हद तक हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं और प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये वो बैकग्राउंड था जिसके अंदर ये सारा पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना था। और अब पेरिस एग्रीमेंट जो है वो अप्रैल जो 22 है 2016 उसको जो है वो सिग्नेचर्स के लिए ओपन किया गया, और अप्रैल 22 आपको पता है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जस्ट यू कैन डू योर ओन गूगल सर्च इज़ वेल, बट आई एम श्योर 22 अप्रैल जो है वो एनुअली अर्थ डे होता है, जब हम अर्थ की जो प्रोटेक्शन की जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसको ये ओपन हुआ जो है अप्रैल 22 2016 को, और नवंबर 2016 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई। तो दैट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट, मोस्ट कम्प्रिहेंसिव, मोर डिटेल्ड एंड वेरी एम्बिशियस प्लान एंड एग्रीमेंट टू अचीव द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और ग्रीन इन्वायरमेंट। अब जो कॉजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ऑफ कोर्स जो मैंने पहले बताई हैं, वो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसके अंदर 3 मेजर गैसेज हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका जो है वो
मीथेन है, नाइट्रेट ऑक्साइड है और इस तरह की दूसरी गैसेज हैं। अब इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो हम इसमें दो तरह के इम्पैक्ट्स देखेंगे, एक ग्लोबली और जनरली, और दूसरा फिर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। अगर हम इम्पैक्ट की तरफ जाएं तो 5 मेजर इम्पैक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के आपको नज़र आते हैं, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग इन अ नेगेटिव सेंस। पहला इम्पैक्ट जो है वो आपकी अर्थ के ऊपर जो हो रहा है वो है द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ प्लैनेट, और वो उस इंक्रीज से पहला जो इम्पैक्ट हो रहा है वो है ऑन ह्यूमन स्पीशीज़, और इंसान जो है दे आर बिकमिंग वल्नरेबल एंड प्रोन टू डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। और उन चैलेंजेस के अंदर पहला इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर होगा, जो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा कि ख़ास तौर पे जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, उसकी वजह से जो आपकी माउंटेन्स हैं वो रीलोकेट होंगे, और मैसिव फ्लड्स और सुनामीज़ और इस तरह के जो है अनकॉल्ड एंड अनप्रडिक्टेबल किस्म की नेचुरल डिज़ास्टर आ सकती है। उस नेचुरल डिज़ास्टर से पहला इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे होगा कि आप मैसिव इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना पेंडेमिक के केस के अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खरबों डॉलर का लॉस हो चुका है। और IMF और वर्ल्ड बैंक की अगर आप रिपोर्ट स्टडी करें जो कोरोना की वजह से वो आ रही है इकोनॉमिक एनालिसिस है, तो वो ये बताती हैं कि शायद अगले कई सालों तक जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में रहे, उसको बैलेंस करना भी मुश्किल होगा, ऊपर जाना या प्लस की तरफ जाना तो और बात है। तो पहला इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा, जिससे ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय होंगी, जैसे उसमें फिर पाकिस्तान भी आता है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के ममालिक भी आते हैं। जब आपकी ऑफकोर्स इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी तो उससे फिर आपकी गुर्बत बढ़ेगी, पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, और उसका फिर इम्पैक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल भी होगा, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे भी होगा। ये एक पहला। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो होगा ह्यूमंस पॉपुलेशन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं चेंजेस इन डेमोग्राफिक्स एंड माइग्रेशन, कि एक तो आपकी डेमोग्राफिक्स के अंदर चेंजेस आएंगी कि जिन इलाकों को इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, इन्वायरमेंट हिट करेगी, उन इलाकों के अंदर मैसिव जो है मिलियंस ऑफ पीपल विल माइग्रेट फ्रॉम दोज एरियाज टू सेफ सिटीज़, जहाँ पे वो उनको जो वो सिटीज़ जो उनको सेफ लगते हैं, जहाँ पे उनको जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, उनकी लाइफ की भी सिक्योरिटी हो, तो उससे आपके डेमोग्राफिक फिगर्स चेंज होंगे। मिसाल के तौर पे जो दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो तब्दीली आएंगी तो वहाँ से जो लाखों लोग माइग्रेट करेंगे तो वो दूसरे शहरों में जाके रहेंगे, जिससे वहाँ पे ऑफ कोर्स एक तो पॉपुलेशन फ्लक्स बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो फिर एजुकेशन की मेंटेनेंस और एजुकेशन के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, वहाँ पे हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़ेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे बर्डन पड़ेगा, और उन शहरों के अंदर जो नौकरियों के एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ होंगे वो पैदा होंगे, और इवेंचुअली फिर लॉ एंड ऑर्डर के भी इशू पैदा होंगे। और ख़ास तौर पे वो सोसाइटीज़ जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, उनकी कल्चरल एडजस्टमेंट की भी प्रॉब्लम आएंगे कि जब वो लाहौर में आके रहेंगे तो यहाँ का ज़ुबान और होगा, कल्चर और होगा, उनको उसमें अडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में, लोगों के साथ इंटीग्रेट करने में मसाइल पैदा होंगे, और उससे बड़े प्रॉब्लम पैदा होंगे। तो एक तो डेमोग्राफिक्स के अंदर चेंज आएगी आपकी आबादी की, और फिर दूसरा जो है आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन भी होगी, और आपकी पॉपुलेशन जो है वो अननेसेसरली इंक्रीज भी होगी मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो ये तो आपके डेमोग्राफिक्स और पॉपुलेशन पे आएंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं तीसरा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो होगा आपका आउटब्रेक ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर एंड अनप्रेडिक्टेबल हेल्थ इश्यूज, जैसा कि आप कोरोना के फॉर्म में देख रहे हैं। तो बहुत से स्कॉलर्स और साइंटिस्ट अगर आप देख रहे हैं, मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि इसकी प्रेडिक्शन तो हमने पहले कर दी थी। बिल्कुल ये बात ठीक है, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, कोई सर्टेन नहीं था कि ये इशू किस साल में कब होगा, लेकिन ऑफ कोर्स प्रेडिक्शंस जो हैं वो की जा रही थी स्टडीज़ और रिसर्च की बुनियाद पे कि इस तरह की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आ सकते हैं, जिससे कोई नेचुरल वायरल आउटब्रेक हो सकता है, वायरसेस जो है वो आउटब्रेक हो सकते हैं इंसानों से जानवरों की तरफ और जानवरों से इंसानों की तरफ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो चेंजेस आएंगी उनकी
फूड के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, तो उससे इंसान जो है वो इस तरह की थ्रेट को फेस कर सकता है जिससे लाखों या करोड़ों इंसान मारे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर ऑफकोर्स आपकी इकोनॉमीज भी डिस्ट्रॉय होंगी, आपकी पूरी की पूरी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा, और उससे फिर आप ऑफकोर्स लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज पैदा होंगे। तो हम वो जो है वो हेल्थ इश्यूज को भी देख रहे हैं, लाखों लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं कोरोना की सूरत में। तो इकोनॉमीज के बाद, हेल्थ इश्यूज के बाद, डेमोग्राफिक्स और पॉपुलेशन के बाद जो एक बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि आपके बहुत से जो सिटीज़ हैं, जो कोस्टल सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप उन कोस्टल सिटीज़ को आपको रीलोकेट करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, लाखों लोग जो है उनको रीलोकेट करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल। एक मालदीव की एग्जांपल हमारे सामने है, और दूसरी एग्जांपल जो है जो इंडोनेशिया का कैपिटल है बाली आई थिंक। अब अगर आप देखें तो मालदीव जो है एक छोटा सा आइलैंड स्टेट है, एक जजीरा है, हार्डली 300 मुरबा किलोमीटर उसका रकबा है, और वो पूरा का पूरा समंदर के ऊपर है। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 साल में मालदीव would not exist on the map of the world. It would be totally eliminated. It would be totally overrun by water. तो अब वो जो मालदीव्स के लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे? पूरा का पूरा मुल्क, चले अगर एक मुल्क के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं तो आप दूसरे शहरों में जा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा मुल्क ही ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो जो लाखों लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे? ऑफ कोर्स वो माइग्रेशन की तरफ जाएंगे। जब वो माइग्रेशन करेंगे तो वो अपने मुल्क में माइग्रेशन नहीं करेंगे, वो दूसरे मुल्कों की तरफ जाएंगे। तो फिर उनका स्टेटस क्या होगा? उनको नेशनैलिटीज़ कैसे मिलेंगी? वो वहाँ पे नौकरियाँ कैसे हासिल करेंगे? जॉब्स कैसे हासिल करेंगे? काम कैसे करेंगे? एजुकेशन, रेजिडेंस। तो उसके लिए फिर अब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और लॉ में एक नई टर्म इस्तेमाल की जा रही है, एक नया कॉन्सेप्ट लॉ में दिया जा रहा है जिसको आप कहते हैं इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज़। अब ये इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज़ का फ्यूचर क्या होगा, इसके ऊपर अभी डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही है कि इसको हम किस तरह प्रोटेक्ट करें। दूसरी एग्जांपल इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, सॉरी आई थिंक इट्स जकार्ता, नॉट माली, जकार्ता जो है। अब जकार्ता जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले 10 से 12 साल में 30 से 40% जो जकार्ता का इलाका है, इट वुड नॉट एग्जिस्ट एंड विल कन्वर्ट इनटू सीज बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल चेंजेस। अब उस वजह से इंडोनेशिया ने ऑलरेडी अपना कैपिटल शिफ्ट करना शुरू कर दिया। चलिए कैपिटल तो आपने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, बट उससे जो इकोनॉमिक डैमेज होगा, उससे जो ह्यूमन पॉपुलेशन का इशू आएगा, जो माइग्रेशन का इशू आएगा, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा, और उससे जो डिजीजल आउटब्रेक हो सकता है, डिफरेंट आउटब्रेक ऑफ द डिजीज हो सकता है, दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस। अब इस तरह के जो मैस लेवल पे इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप कोरोना के केस में देख रहे हैं कि आपके पास इतना ज़्यादा ट्रेंड मेडिकल स्टाफ ही नहीं है, डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं है, क्योंकि लाखों लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपके पास वो हज़ारों या लाखों डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं है जिनको लुक आफ्टर करें। और फिर इसके अंदर जो मेडिकल स्टाफ है वो खुद भी वल्नरेबल होता है। जैसे कोरोना के केस में बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेज जो है उनकी डेथ्स हो रही हैं ग्लोबली, तो दे कैन बी इन्फेक्टेड एज वेल। ओके, उसके बाद जो एक और चैलेंज होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिसिन का है। अभी देख लें कोरोना के केस में द इशू ऑफ वैक्सीन, अगर आप इसको स्पीड अप भी करें तो जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो ये कह रही हैं कि 1 से 1.5 साल तक वैक्सीन को मार्केटाइज नहीं किया जा सकता, तब तक तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी जाते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो अवेलेबल ऑफ मेडिसन हो, फिर आपके पास रिसोर्सेज जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अब पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क, कोरोना के केस में उसको 1000 अरब की सब्सिडी दी गई है। 1000 अरब की सब्सिडी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी है जो स्टेट ने इन्वेस्ट किया है। अमेरिका के केस में देख लें तो उन्होंने तकरीबन 1500 अरब डॉलर, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो सब्सिडी दी है। जर्मनी को देखें, फ्रांस को देखें, वो पावरफुल इकोनॉमीज है। जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे तो लाखों लोग मर गए, क्योंकि आपके जो इंडस्ट्री शट डाउन होगी, जो आपकी ह्यूमन मोबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी, तो उससे जो आपकी नौकरियां हैं वो ख़त्म होगी, लोग बेरोज़गार होंगे, जो डेली वेजर्स हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो ये वो चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ कराची।
फॉर एग्जांपल कराची को उन 10 सिटीज़ के अंदर शामिल किया गया है जो मोस्ट वल्नरेबल हैं एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ वल्नरेबिलिटी of being under threat and under severe threat because of the changes of the environment and the global warming. दूसरा जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, जिस पश्तून इलाके जो है, जो फ्रंटियर रीजन है, जो आपका माउंटेनियस रीजन है, दे आर अंडर थ्रेट, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन होंगे तो वहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन होगी, रीलोकेशन ऑफ पीपल, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, और दूसरी इंडस्ट्री जो डिस्ट्रॉय होगी। तो पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल है। मिसाल के तौर पे कराची के बारे में कहा जा रहा है कि अगर अगले 10 साल में कराची का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, अभी जो कराची का टेम्परेचर है वो नॉर्मली 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर कराची का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, 50 प्लस की तरफ जाता है या 51 प्लस की तरफ जाता है, तो जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 25% ऑफ द कराची वुड संक इनटू सी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द सी लेवल। सतह समंदर का जो लेवल बढ़ेगा तो 25% कराची का इलाका समंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे जो आपकी 25% आबादी है, उससे उनके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं दे वॉन्ट एग्जिस्ट, और उनकी जो रेजिडेंसेज हैं दे वुड बी अंडर थ्रेट एंड एलिमिनेटेड। फिर 25% आपकी इंडस्ट्री, 25% इलाका, आबादी, नौकरियां, तो ये सारे बड़े चैलेंजेस हैं कि उससे जो इंडस्ट्री आपको रीलोकेट करना पड़ेगी, जो लोगों को रीलोकेट करना पड़ेगा, फिर उनको नौकरियां देना, फिर उनके लिए घरों हाउस प्रोवाइड करना, फिर उससे जो उनका साइकोलॉजिकल क्राइसिस होगा उसको मैनेज करना, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो पाकिस्तान जो है, एंड आई थिंक थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर ने इसको अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिसी का और मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया है कि वी नीड अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। और पाकिस्तान को शायद ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, इंडिया से हम मैनेज कर सकते हैं जितने हमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट की सूरत में। तो ये तो है पाकिस्तान का केस। ओके, अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोस्ट रिसेंटली जनवरी आई थिंक 2019 के अंदर इस हिंट दिया था कि 2018 में हिंट दिया था कि हम इसे विड्रॉ करेंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो शुरू से इस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ था। वो समझता है कि ये एक ग्लोबल कंस्पिरेसी है, जो अमेरिका को लो डाउन करना चाहते हैं, अमेरिका को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और ये एक कंस्पिरेसी है, ये साजिशी थियरी है, नज़रिया है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ना ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसी उसकी बहुत सी ट्वीट्स हैं, स्पीचेस हैं। तो इस वजह से इलेक्शन में उसने मैनिफेस्टो था ये कि वो पावर में आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट से निकाल लेंगे, विड्रॉ करेंगे। और प्रेसिडेंट ओबामा का जो डिसीजन था पेरिस एग्रीमेंट में जाने वाला, वो उसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट और मफादात के ख़िलाफ़ है। जब अमेरिका ने विड्रॉ किया तो अब जो है वो 3 से 4 बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दुनिया फेस करने जा रही है और सामने उसको सामना करना पड़ रहा है। पहला चैलेंज तो है कि अमेरिका दुनिया के अंदर उन मुल्कों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग परसेंटेज ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दुनिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज मुल्क अमेरिका है। तो अगर अमेरिका विड्रॉ करेगा, यूएस विड्रॉ करेगा, तो बाकी मुल्क क्यों उस एग्रीमेंट का हिस्सा रहेंगे, क्यों उसके अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे, क्यों वो चाहेंगे कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्ड हो। दूसरा, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्टेट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एक चैलेंज पैदा करेगा और वो थ्रेट पैदा करेगा। तीसरा ऑफ कोर्स जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, तो अपनी इकोनॉमी के लिहाज से तो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो है वो कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वो चैलेंजेस हैं अब जो कि अमेरिका के विड्रॉ से होंगे। अब जो इसके अंदर जब हम देखते हैं कि क्यों ये सारे के सारे अवेयरनेस, नॉलेज के बाद, इतनी ज़्यादा एजुकेशन के बाद वेस्टर्न मुल्कों के अंदर ही ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो बाकी दुनिया को तो भूल जाए। चैलेंजेस क्या हैं? तो 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो जो प्रॉफिट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, द डोमिनेंस ऑफ एमएनसीज, जो वेस्टर्न और यूरोपियन पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा, अमेरिका के अगर आप इलेक्शंस को देखें आजकल वहाँ पे इलेक्शन डिबेट्स चल रही हैं,
तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अमेरिका और यूरोप के इलेक्शंस को फाइनेंस करती हैं। अमेरिका के इलेक्शन का जो खर्चा है वो तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर होता है। तो वो सारा का सारा इलेक्शन फाइनेंसिंग या फंडिंग डोनेशन की सूरत में ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और कंपनीज करती हैं। यूरोप के केस में भी यही होता है। और जो ऑयल कंपनीज हैं, जो गैस कंपनीज हैं, जो फॉसिल फ्यूल कॉरपोरेशन हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो फिर वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंसिंग करती हैं, लॉबिंग करती हैं और इन पॉलिसीज़ और इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने से रोकती हैं। तो ये दूसरा जो बड़ा है चैलेंज है वो कंज्यूमरिज्म है कि जो हम हर दूसरे दिन नई इन्वेंशंस को प्रमोट करने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंसान तरक्की कर रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या उन नई चीज़ों की इंसान को ज़रूरत है या सिर्फ वो हम इसलिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो वो ओन करती है, जो वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जैसे आईफोन है, स्मार्टफोन्स है, तो क्या उसमें उनका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। तो जो रिपोर्ट्स और रिसर्चेज हैं वो ये बताती हैं कि ना इंसान की ज़रूरत के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा रही, लेकिन जो मेजर इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट मेकिंग है, जिसको हम कंज्यूमर कल्चर कहते हैं। तो ये वो बड़े चैलेंजेस हैं। अब एनालिसिस में जब हम जाएं तो जब तक दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं, इंडस्ट्रियल पावर्स हैं, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इन्वायरमेंट है और उसकी प्रोटेक्शन है, economic competition and political competition to dominate the world, that in near future we are going to see। दूसरा, जो तमाम बड़ी पावरफुल स्टेट्स हैं इंडस्ट्रियल जिनके दरमियान इकोनॉमिक कंपटीशन है, चाइना या अमेरिका है, लेट्स से फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह है, इंडिया है, इन तमाम मुल्कों को बैठ के एक म्यूचुअल सस्टेनेबल एग्रीमेंट करना होगा जिसमें वो अपने इकोनॉमिक कंपटीशन को साइड पे रखते हुए ह्यूमन सिक्योरिटी को पहले रखें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो अनफॉर्चुनेटली because of this economic competition and political competition to dominate the world, that in near future we are going to see unfortunately the crisis of the implementation of Paris Agreement and maybe a lack of cooperation, as we have seen in the case of the President Trump has withdrawn from the Paris Agreement, and we will see a lack of cooperation and a crisis। अब उसके अंदर सवाल पैदा होता है, do we have an alternative world leadership who could contribute to create an alternative mechanism that even if the America and does not become part of this process, can any other state and provide a leadership to run that? And the world is looking towards China, and the President Xi Jinping has already expressed his interest to lead the world in the crisis of climate change, to implement it. Let's see to what extent it, the talk becomes the practice. And this is all about for today's lecture. Thank you very much.